हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आज की क्लास में करेंगे। कल हमने डीपीएसपी किया था। कोई डीपीएसपी पी में किसी को क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस डीपीएसपी में? नो क्वेश्चंस, आई होप नॉट। ओके चलो बढ़िया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज से समझ में आता है ना? ड्यूटीज है ना, गीता में हमने पढ़ा है ड्यूटी करो, है ना, अपना अपना कर्म करो। ओके। जो आपका आपका एवरी पर्सन हैज सम ड्यूटी। ड्यू ड्यूटी टू हिमसेल्फ, ड्यूटी टू हिज फैमिली, ड्यूटी टू हर सेल्फ, ड्यूटी टू हर फैमिली, ड्यूटी टू हिज और हर सोसाइटी, है ना। अपनी सोसाइटी की तरफ भी ड्यूटी है आपकी। ड्यूटी किसके तरफ है? आपके नेशन की तरफ है। ओके। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किसके तरफ बात कर रहा है? इंडिविजुअल की तरफ की ड्यूटी की ग्रैंड लेवल पे। तो ये आपके नेशन की तरफ क्या ड्यूटीज है? ओके। नेशन की तरफ आपकी क्या ड्यूटीज है, वो उसके उस तरफ बात कर रहा है। ओके। सो कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ओके। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किया गया। ये इनकॉर्पोरेट किया गया था पार्ट 4A में, ये याद रखना। हमने क्या पढ़ा था? डीपीएसपी क्या था? पार्ट 4। और ये क्या है? पार्ट 4A में था। ओके। by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the स्वरण सिंह कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरण सिंह कमेटी यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क यू इन प्रीलिम्स। 4 ऑप्शन दे देगा कि स्वरण सिंह की कमेटी में क्या इंक्लूड हुआ था। ओके। तो राइट टू एजुकेशन, ऑल राइट, इट कैन इवन आस्क यू कॉपरेटिव्स वाला, इट कैन आस्क यू स्वरण सिंह कमेटी, इंडस वाटर ट्रीटी, कुछ ऐसा दे देगा। ओके। और फोर्थ ऑप्शन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगा। तो वहां से आपको आइडिया बन जाएगा कि अच्छा ठीक है, ऑलराइट। ये है ओरिजिनली 10 इन नंबर, 10 थे। ओरिजिनल ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 10 है, लेकिन एक और ड्यूटी ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये कौन सा ड्यूटी था? कोई बता सकता है विच ड्यूटी इट वाज? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था क्या, और उससे कौन सा ड्यूटी ऐड होगा? याद है? राइट टू एजुकेशन। वेरी गुड। ओके। राइट टू एजुकेशन ये वाला था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ऑल द 11 ड्यूटीज कहां पर मेंशन्ड है? आर्टिकल 51A में। कहां पर मेंशन है? 51A में। हमें पता था ना कि 51 तक है। 36 to 51 हमने कल पढ़ा था। 36 to 51 क्या था? पार्ट 4 डीपीएसपी। ओके। और 51A में, ए मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कि किसी अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया। अब ड्यूटी के बारे में एक चीज जान लो कि ये किससे इंस्पायर्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। कल मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था दैट इंडिया साइंड और 1971 ट्रीटी विद द यूएसएसआर, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है, दैट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। उस समय क्या था कि इंडिया बहुत आइसोलेटेड हो गया था, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है दैट हैड रिसीव्ड अ बिग शॉक फ्रॉम इंडिया, जब इंडिया ने क्या किया था? पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे। तो पाकिस्तान वाज अ मेजर नॉन नेटो एलाई एट दैट टाइम। और जो यूएसए है, यूएसए लेड ब्लॉक है, उसको एक बहुत बड़ा घाटा हुआ था साउथ एशिया में, और इंडिया बिकेम अ डोमिनेंट प्लेयर। इंडिया क्या है उस समय? क्या था? देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पावर when before 1971 there was a very stark balance of power between India and Pakistan। तो श्रीलंका भी हमें आंख दिखा देता था, क्योंकि उस समय आपको पता है 1971 वॉर में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेन्स एंड बहुत सारे पाकिस्तानी शिप्स वो रिफ्यूल होके गए थे श्रीलंका से। श्रीलंका वाज कोवर्टली सपोर्टिंग पाकिस्तान एट दैट टाइम। तो वो श्रीलंका में रुके, उनका रिफ्यूलिंग हुआ, और श्रीलंका से देन दे वेंट टू बांग्ला, जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय। ओके। एंड उस समय क्या था कि इंडोनेशिया वगैरह ये जो जितनी भी कंट्रीज थी वो भी पाकिस्तान के ज्यादा ओरिएंटेड थी। ओके। पाकिस्तान की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड थी, एंड पाकिस्तान वाज एक्चुअली द लीडर। पाकिस्तान एट दैट टाइम वाज एक्चुअली द ट्रू लीडर ऑफ साउथ एशिया, बिकॉज यूएस लेड ब्लॉक था। बहुत प्रोस्पेरिटी अच्छी हो रही थी। अयूब खान, मार्शल अयूब खान का सभी ने नाम सुना होगा। तो उस समय बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 1971 में इंडियन ब्रिलियंस का एक बहुत अच्छा हमने एग्जांपल देखा। 4-5 दिन के अंदर, 4-5 days विद इन, हाफ ऑफ द कंट्री वाज लिबरेटेड। ओके। उनकी आधी कंट्री को हमने नया नेशन का हमने निकाल दिया। इट वाज अ शॉक। द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया पे डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू कर दिया, इंडिया को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड हमने क्या किया? विच समथिंग विच वाज वेरी नेचुरल, वी वेंट इनटू द आर्म्स ऑफ द यूएसएसआर। हम क्या किए? हमने जाके हम यूएसएसआर के आर्म्स में चले गए, एंड वी सेड ओके यूएसएसआर, व्हाट एवर यू वांट वी विल डू। एंड यूएसएसआर से ओके साइन दिस ट्रीटी 1971 की। और एक के बाद एक हम क्या हो गए?
ऑलराइट, एक के बाद एक हम फंसते चले गए यूएसएसआर और यूएसए का जो वॉर था, प्रॉक्सी वॉर था, उसके चक्कर में सीआईए जो है यूएसए वाली, ओके, सो दे स्टार्टेड फनलिंग मनी इनटू द इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो, बहुत सारे लोगों को वो मनी वगैरह देने लगी। सो दिस इज अनसब्सटैंशिएटेड, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग दिस आफ्टर रीडिंग सर्टेन बुक्स। उसके बाद क्या हुआ कि 76 में इमरजेंसी लग गई, ओके, पॉलिटिकल हम इंस्टेबिलिटी हुआ। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत लोगों का कहना है दैट दिस वाज अ पनिशमेंट फॉर इंदिरा गांधी फॉर ब्रेकिंग अप पाकिस्तान बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना हमको करना पड़ा, तो दिस वाज अ गिफ्ट एक्चुअली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंदिरा गांधी फॉर ब्रेकिंग अप पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी बेचारी को लगाना पड़ा, ओके, एंड देन शी उसके बाद वो धीरे धीरे करके, all right, I'll not say बेचारी, okay, बेचारी is not a good word, but I'll say कि उनको लगाना पड़ा, okay, because political situation इतना degrade कर गया था that she had no option but emergency लगाना पड़ा। emergency में आपको पता है बहुत ज्यादा ये चीजें होने लगी, बहुत एक तरीके से एक डिक्टेटरशिप ही बन गया था इंडिया, ऑल राइट, डिक्टेटरशिप भी, ऑल राइट, इंडिया बन गया था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो उसका रिफ्लेक्शन है। इतना बड़ा मैंने आपको मोनोलॉग क्यों दिया, इसके पहले इतनी इतनी चीजें क्यों बताई, बिकॉज ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये एक तरीके से, ऑलराइट, ये एक तरीके से दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दोस टाइम्स, ओके, ये आपको पता रहना चाहिए कि उस समय हुआ क्या था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके साथ साथ प्रियम्बल में चेंज, ओके, प्रियम्बल में चेंज, सेक्युलर डालना, ऑलराइट, सोशलिस्ट डालना, ये क्या था, बेसिकली एक यूएसएसआर के टेम्पलेट पे काम करने जैसा था, ओके, यस, टेम्पलेट पे काम करने जैसा। तो स्वरण सिंह कमेटी बनाई गई थी। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजंस दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स they have also to be quite conscious of duties they owe to their country, okay, their society and to their fellow citizens, okay। ये क्या था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक रिमाइंडर की तरह काम करता है सिटीजन्स को, आपको बताता है कि तुम्हें राइट्स तो दिया हमने, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ड्यूटीज भी करनी है विच यू ओ टू दी कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन इट इज प्रोवाइडिंग टू यू, ओके, जो कंट्री है वो आपको सर्टेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए, ऑलराइट, फॉर दैट यू हैव टू डू दिस, ओके। सो हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे है नॉन जस्टिसिएबल, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना, आप क्या है, कोर्ट नहीं जा सकते हो, उसी तरीके से ये जो ड्यूटीज है दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ओके। लेकिन ये कहना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नॉन जस्टिसिएबल भले है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द पीपल विल नॉट बी कॉन्शियस दैट दे हैव सर्टेन ड्यूटीज विच आर फंडामेंटल इन नेचर, नाम ही है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट सिंस फंडामेंटल इज एंजॉइंड विद द ड्यूटीज, फंडामेंटल नाम है ड्यूटीज के साथ में, द सिटीजंस हैव टू बी कॉन्शियस इन देयर अप्रोच, ओके, और उनकी सर्टेन ड्यूटीज है, वो उसके लिए उनको कॉन्शियस होना पड़ेगा। स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, लेट अस सी स्वरण सिंह कमेटी ने क्या क्या बताया था। सो दे रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। It stressed that the citizen should become conscious that in addition to the enjoyment of rights, उनके पास certain duties भी हैं। आप enjoy करें rights, right to life, right to liberty, right to speech, freedom of speech, right to move anywhere in the country, right to follow any profession, okay, right to equality, right against untouchability, okay, और क्या क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू रिलीजन, बहुत सारे राइट्स हैं, ओके, उन सबको एंजॉय करो, लेकिन ये मत भूलो कि आपकी ड्यूटीज भी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, तो ये जो इंदिरा गांधी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस रिकमेंडेशन को, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd CAA, ये याद रखना, उससे ये इंक्लूड हो गया 1976, ये इट एडेड अ न्यू पार्ट, पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज एडेड। The new part जो है पार्ट 4A, it consists of only one article, that is article 51A। तो इसमें क्या है, 51A आर्टिकल है,
which for the first time specified a code of original 10 fundamental duties. तो original कितनी fundamental duties थी? 10. Okay, 10 fundamental duties. Certain recommendations of the committee were not accepted. स्वरण सिंह कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जिनको नहीं एक्सेप्ट किया गया था. Let us see what were they. तो स्वरण सिंह कमिटी ने यह भी बोला था कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पेनल्टी दे सकता है कि ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अगर उसको सिटीजन फॉलो नहीं करेंगे तो दे कैन बी लायबल टू अ पेनल्टी एंड पनिशमेंट as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any duty. Okay. No law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court. तो ये क्या था कि 10 फंडामेंटल जो ओरिजिनल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगी और ये पनिशमेंट जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगा. तो आप समझ रहे हो व्हाट इट, हाउ ड्रैकोनियन एंड हाउ आर्बिट्ररी दिस प्रोविजन कुड हैव बीन. किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते थे इस बात पे, है ना. आपको बोल सकता था साइंटिफिक टेम्पर. अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, साइंटिफिक टेम्पर, दिस इज सच एन आर्बिट्ररी थिंग. व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर? कैन यू डिफाइन साइंटिफिक टेम्पर? The fundamental duties tell you to develop scientific temper, but can you say what is scientific temper? No. तो उससे क्या होता? अगर पेनल्टी आ जाती तो anyone could have been arrested. कि आप ओके, आपने अगर सड़क पे थूक दिया तो दिस इज नॉट साइंटिफिक टेम्पर. आपने if you are picking your nose in the public, you are smoking in the public, okay, you are yawning in the public, this is again scientific temper, let me arrest you. स्वरण सिंह फर्स्ट विक्टिम होते हैं. हाँ बिल्कुल. Then duty to pay taxes should also be a fundamental duty of the citizen. Okay. Okay. Duty to pay taxes should also be a fundamental duty to the citizen. तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था. Okay. इसको क्या किया गया था? एक्सेप्ट नहीं किया गया था. लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, लेट अस सी क्या क्या थे. ओरिजिनल 10 थे, उसके बाद 86th अमेंडमेंट से एक राइट टू एजुकेशन वाला ऐड हो गया था. तो क्या क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. नेशनल फ्लैग से याद आया, इस साल क्वेश्चन था प्रीलिम्स में. एवरीवन, फ्लैग कोड, फ्लैग कोड याद आया? फ्लैग कोड आपसे पूछ रहा था 3:2 है कि क्या है, हाउ मच. यस, 3:4 है या 3:2 है, आपको पता करना था. फ्लैग कोड के बारे में क्वेश्चन था. तो देख लो क्वेश्चन कहां से आता है. यूपीएससी की इनजेन्युइनिटी. आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ देगा. ओके. Then to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. जो गांधी जी के गांधीयन वैल्यूज थे, नेहरूवियन वैल्यूज थे, ओके, सरदार पटेल के वैल्यूज थे, बाबा साहब के वैल्यूज थे, इन सब वैल्यूज को आप फॉलो करोगे. ओके. वो क्या वैल्यूज थे? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ओके, स्ट्रगल थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स, ओके, eradication of vices. Then to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. इंडिया की sovereignty, unity और integrity को आप protect करोगे, uphold करोगे. Okay. To defend the country and render national service when called upon to do so. एक चीज है ये जो national service है और compulsory service है, ये fundamental rights में mentioned है. आपको पता है ना? You guys know this ना कि that the state can call you up for compulsory service. State can call you up for compulsory service and you cannot say no. And वहां पर भी the state cannot say that only this particular caste or this particular community will do national service or compulsory service. Okay. In times of distress, in times of war, fundamental rights का एक ये है. Yes, I think this is in article 23. Okay. Article 23 जो forced labor, bonded labor वाला है, उसमें लिखा हुआ है that there is a reasonable exception that आपको बुला सकती है, आपको स्टेट बुला सकती है कंपलसरी सर्विस रेंडर करने के लिए. उसी तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि आपको नेशनल सर्विस, अगर कल को सपोज हम पे वॉर छिड़ जाती है और हमारा जो वॉलंटियर आर्मी है उसका डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाए, तो आपको कंस्क्रिप्शन के लिए सरकार बुला सकती है. आज के डेट में वी हैव अ वॉलंटियर आर्मी, मतलब सरकार किसी को घर से उठा के नहीं ले जाती है, उनको इनवाइट करती है कि आप आके ज्वाइन कर सकते हो. लड़के जाते हैं, दौड़ते हैं, भर्ती करते हैं, जिनको हम भर्ती बॉयज बोलते हैं. ओके. लड़कियां भी जाती हैं आजकल. सो टोटल जो रहता है कि आपको सरकार इनवाइट करती है. कंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपको करना ही करना है, जैसे साउथ कोरिया.
ओके आपको इजराइल है तो करना ही करना है, 2 साल आप सिटीजन है तो कुछ ना कुछ जाके करो, यूनिफॉर्म पहन के टॉयलेट साफ करो, लेकिन वो करना ही करना है आपको। ओके डजेंट मैटर कि टैंक पे बैठो कि प्लेन पे बैठो, टॉयलेट साफ करो, किताबें ओके लाइब्रेरी में काम करो, आर्मी के कुछ करो, लेकिन आर्मी के स्ट्रक्चर में सिटीजन्स को इंटीग्रेट होना है 2 साल के लिए, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी वाला जो पॉइंट मैंने आंसर लिखवाया आपको, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसमें क्या हो जाता है, डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, पर्दा सिस्टम, ओके, यस डाउरी, ओके, देन डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, क्या बोल रहा है, आपको वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। भाई कंपोजिट कल्चर होता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कंपोजिट कल्चर हमारी संस्कृत कल्चर है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि संस्कृत कल्चर इज आर कंपोजिट कल्चर बिकॉज मल्टीपल लोगों को बाइंड करता है संस्कृत का कॉमन हेरिटेज, एंड दिस वाज सेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ओके आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेसिस्ट, this is one of the basest judgment that I have come across. Yes. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and have compassion for living creatures. तो ये कौन सा DPSP में भी है, Directive Principles of State Policy में भी है, and it has been added. Can you tell me Article 48A? Yes or no? Article 48A Wildlife याद आया, कल हमने किया था। 48S की 48A? ये देखो, ओके ठीक है, ओके यस, अच्छा यस बोल रहे थे, आई थॉट 48S बोल रहे, ओके ठीक है। देन डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ओके झाड़ फूक, ऑलराइट, जो पाखंडी बाबा, ओके फकीर, पाखंडी फकीर पीर, जो गॉडमैन जिनको बोलते हैं, जिनको गॉडमैन बोलते हैं, ऑलराइट, यस ठीक है, यस ठीक है, तो जिनको गॉडमैन बोलते हैं वो, हाँ बेसिकली यस, जो झाड़ फूक वगैरह करते हैं, अनसाइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, उनसे पूछो क्यों कर रहे हो ये, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये ऐसा करना, ओके काली बिल्ली रास्ता काट दे, ऐसा क्यों कि घर वापस जा रहे हैं, ओके ऐसा क्यों कि घर वापस जा रहे हैं, ओके टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी किसके लिए लिखा गया, ये है ना, रोहित, रोहित लव्स पिंकी, वो लिखा रहता है ना वहां पर कुतुब मीनार के ऊपर, याद है, कुतुब मीनार के ऊपर, ताजमहल के नीचे, ये हुमायूं टूम के साइड में, है ना, रमेश लव पिंकी, रोहित लव्स पिंकी, ओके नो ऑफेंस टू पिंकी, ठीक है। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, तो ये सब नहीं करना है, ओके आपको पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। क्या क्या होता है, बसों को आग लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं भाई, जो ग्रीवांसेस है उसमें बस की क्या गलती, है ना, ऑलराइट, उसमें बस की क्या गलती। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Okay, आप excellence करो, हर चीज में excellence, सैनिटेशन में एक्सेलेंस, साइंस में एक्सेलेंस, एक्सेलेंस ओके, एजुकेशन में एक्सेलेंस, हेल्थ अगर आप डॉक्टर हैं तो हेल्थ बेस्ट दो, क्योंकि आपके उससे क्या होगा, कलेक्टिव एफर्ट से कंट्री भी एक्सेलेंट होगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर, 6 से 14 साल का बच्चा है अगर आपको, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको पढ़ाओ, काम पे नहीं लगाना है, ओके तो ये कब ऐड हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, okay enforcement of fundamental duties, so there is no provision in constitution for direct enforcement, आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ओके यू कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट कि देखो सर ये ऐसा है कि आपको करना पड़ेगा, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, कोई डायरेक्ट इन्फोर्समेंट पॉसिबल नहीं है, ऑलराइट, नॉट देयर इज एनी सैंक्शन टू प्रिवेंट देयर वायलेशन, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है जो बोले टू दी गवर्नमेंट कि आप
पनिश करो लोगों को, उनका साइंटिफिक इंक्वायरी अच्छा नहीं है, ऑलराइट, या उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, उन्होंने इस टाइप से हरकत की, लेकिन ये रोकता नहीं है। इस चीज को आप याद रखना मेरे भाई लोग कि ये रोकता नहीं है। सरकार इस पे लॉज बना सकती है। कोई लॉ पता है आपको? कोई लॉ पता है आपको जिससे ये फ्लैग कोड आपको पता है? फ्लैग कोड, फ्लैग कोड हो गया, नेशनल ऑनर्स एक्ट वगैरह ये जो हो गया। देन देर इज अ मॉन्यूमेंट्स एक्ट ऑल्सो। वहां पर अगर आप मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करोगे तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट ऑल्सो। मॉन्यूमेंट्स को अगर आप, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उस पर अपने अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हो या बॉयफ्रेंड का नाम लिख रहे हो, तो आप क्या है, आप यू आर लायबल टू पनिशमेंट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन पे आपको पनिशमेंट मिल रही है। तो देर इज नो डायरेक्टिव, दिस इज अ नॉन जस्टिसिएबल राइट, sorry, this is a non-justiciable thing, not a right, but this is a non-justiciable thing, this is non-justiciable duty। ये फोर्स नहीं करेगा सरकार को, लेकिन द स्टेट इज द थिंग इज स्टॉपिंग द स्टेट, नथिंग इज स्टॉपिंग द स्टेट फॉर मेकिंग, ओके, फॉर मेकिंग rules, for making laws, for making legislation, for making bylaws to implement fundamental duties। यस, डीपीएसपी में भी इंक्लूडेड है। ओके, क्या है ये? डीपीएसपी में भी इंक्लूडेड है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द ड्यूटीज टू बी ऑब्लिगेटरी फॉर अ सिटीजन। सर, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? भले ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसके वायलेशन पे कोई पनिशमेंट का डायरेक्टिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे दिस इज ओनली फॉर शो पीस। यू आर ऑब्लिगेटेड, indirectly or directly you are obligated to follow this। the court may therefore issue suitable directives। यहाँ पर कोर्ट और स्टेट दोनों इस पे काम कर सकती है। there is no pressure like DPSP, there is no pressure like DPSP, okay। लेकिन यहाँ पर कोर्ट और स्टेट दोनों डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है, ओके। ऑलराइट, सो अब यहाँ देखो, reckless citizens को, ओके, reckless citizens against anti social activities such as burning of constitution, destruction of public property, okay। यस, नेशनल एंथम वाला जो ऑर्डर आया था कोर्ट का कि आपको खड़ा होना ही होना है, ऑलराइट, यस, कब कर सकते हो? यस, नेशनल एंथम पे आपको खड़ा होना है, ओके। नेशनल एंथम बजेगा बिफोर द मूवीज आजकल, लेकिन बजता नहीं है। मैं गया था मूवी देखने, बजा नहीं, ओके। एवरी सिटीजन इज फंडामेंटली ऑब्लिगेटेड टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। और जितने भी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उस पे बस ऑब्लिगेटेड लगा दो, ओके। ओपेनहाइमर देखने गया था लास्ट, ओके। एंड ऑल्दो आर्टिकल 51A does not expressly levy any duty on the state, कोई ड्यूटी नहीं लेवी कर रहा है, नॉन जस्टिसिएबल है, ये याद रखना। however it is an accepted fact that the duty of every citizen of India is the collective duty of the state। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट है टू इंश्योर that the individual is aware and is following what his duty is। so nothing should stop, okay, nothing should stop the state, and nothing is stopping the courts also to issue directive, to make legislations in order to enforce fundamental duties, okay। इतना समझ आ गया? have you guys have you guys understood what is fundamental duties? Any questions that you guys might have related to fundamental duties, you might ask, or you may ask, any question that you guys have on fundamental duties। ये नोट्स आपको दे दिए गए हैं, ओके, ठीक है। ये बेसिकली डीडी बसु एंड लक्ष्मीकांत और थोड़े से ऑनलाइन इसका मिक्सचर के नोट्स हैं, ओके। बेस्ट पॉसिबल क्रिस्प नोट्स जो हो सकते थे। इसके पेजेस देख के डर मत जाना, बड़े फॉन्ट में, ऐसे 4-5 पन्नों में, अगर मैं छोटा कर दूं फॉन्ट को तो 5 पन्ने में, 6 पन्ने मैक्सिमम उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 14 पन्ने का नोट्स है, लेकिन इट इज सो बिकॉज इसके फॉन्ट बड़े हैं। लास्ट में आपके लिए अगर टैब वगैरह यूज करते हो तो आई एम लीविंग वन स्पेस ऑल्सो, ओके। यस, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये थोड़ी है कि पनिशमेंट नहीं मिल सकता। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते हो उसको इन्फोर्स करने के लिए। स्टेट अपने लेवल पे इन्फोर्स करेगी जब उसके पास टाइम एंड रिसोर्सेज होगा, ये मतलब होता है, ओके।